अलोहा, वेलकम टू द चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एटीट्यूड फॉर्मेशन। हम इससे पिछले वीडियो में एटीट्यूड क्या होता है उसके बारे में समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि मनोवृत्ति का विकास कैसे होता है। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने फैक्टर्स दिए हुए हैं जिनकी वजह से मनोवृत्ति का निर्माण होता है। पहला है वांट सेटिस्फैक्शन, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति। हम सभी के पास कोई ना कोई आवश्यकता ज़रूर होती है और उस आवश्यकता की संतुष्टि के लिए हम प्रयासरत रहते हैं कि उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। तो जो परिस्थितियाँ, जो व्यक्ति, वस्तु, घटना आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है उसके प्रति आपकी सकारात्मक मनोवृत्ति का विकास होता है। कोई व्यक्ति जो अचानक से आपको मिलता है और आपकी मदद कर देता है जब आपको मदद की आवश्यकता होती है, तो उस वक्त उस इंसान के का किया गया कार्य आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है और इससे आपकी उसके प्रति धनात्मक या अनुकूल मनोवृत्ति का विकास होता है। उसी तरह से आपके कई मित्र हैं, उनमें से कोई एक मित्र आपकी शिक्षा में मदद करता है जहाँ पर आपको मदद की आवश्यकता है, तो उसके प्रति आपकी जो मनोवृत्ति है वो अनुकूल होगी। नेक्स्ट इज गिवन इंफॉर्मेशन। हम जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और समझते हैं और हम यहाँ पर पिछले वीडियो में ये भी सीख चुके हैं कि मनोवृत्ति एक सीखी गई प्रक्रिया है। तो इस तरह से हम कई तरीके की सूचनाओं को एक साथ मिलाते हैं और एक खास विचार या एक खास दृष्टिकोण अपना विकसित करते हैं। तो हमें किस तरीके की सूचनाएं मिली हुई हैं वो हमारे मनोवृत्ति विकास पर एवं निर्माण पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं कि हमें सूचनाएं कहाँ से मिल रही हैं, किस तरह से मिल रही हैं, देने वाला कौन है। अगर कोई सिग्निफिकेंट पर्सन आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है, हमारे पेरेंट्स जो हमें बात बताते हैं या हमारे टीचर्स जो हमें बात बताते हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो लोग आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आपका मानना है कि वो जो कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही है और वो एक विश्वसनीय स्रोत है सूचना के। और जब स्रोत विश्वसनीय होगा तो उस बात पर आपका ध्यान ज़रूर जाएगा और वो चीज़ आपके लिए, वो विचार, वो बात आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। जैसे अगर स्वास्थ्य के बारे में कोई सामान्य व्यक्ति आपको कोई जानकारी दे और डॉक्टर आपको कोई जानकारी दे तो डेफिनेटली डॉक्टर की बात को आप ज़्यादा तवज्जो देंगे क्योंकि वो एक रिलायबल सोर्स है, दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट पर्सन जिसकी बात पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो इस तरीके से किस तरह की सूचनाएं और देने वाला व्यक्ति कौन है उस आधार पर हमारी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। नेक्स्ट इज सोशल लर्निंग। हम पुनः उसी बात को दोहराएंगे कि ये एक सीखी गई प्रक्रिया है। तो सीखने के जो 3 खास सिद्धांत हैं वो हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। पहला जो है दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, जब तटस्थ उद्दीपक को बार बार प्राकृतिक उद्दीपक के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो तटस्थ उद्दीपक भी प्राकृतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। अगर इसे हम एक साधारण एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो ये कुछ ऐसा है, आपने कुछ कुकीज़ माइक्रोवेव में रखी हैं बेक होने के लिए और आपको जब वो बेक हो जाती हैं तो एक बेल की साउंड आपको सुनाई देती है। अब बेल जो है, और हर बार ऐसा ही होता है कि जब खाना माइक्रोवेव में पक जाता है तो बेल बजती है। बेल एक तटस्थ उद्दीपक है जिसका आपके लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ वो बार बार खाना बनने से पहले, खाना जब आप माइक्रोवेव से निकालते हैं उससे पहले बज जाती है, तो अब यहाँ पर बेल एक तटस्थ उद्दीपक है जिसने ये जानकारी आपके लिए प्रोवाइड करा दी है कि अब खाना रेडी हो गया है। तो जो खाना आपको हैप्पी फीलिंग देता था, खाना देखकर, खाकर आपको जो हैप्पी फीलिंग होती थी, वो अब केवल बेल के बजने से ही आप में उत्पन्न हो जाती है कि बेल बज गई, ओ आई एम सो हैप्पी, फूड इज़ रेडी, राइट। सो इस तरह से तटस्थ उद्दीपक, क्योंकि बार बार उसके साथ प्राकृतिक उद्दीपक जो है, यहाँ पर प्राकृतिक उद्दीपक फूड है, तटस्थ उद्दीपक बेल है और जो प्रतिक्रिया है खुश होने वाली वो एक रेस्पॉन्स है। खाना देख के सभी खुश होते हैं अगर आप भूखे हैं तो उसी तरीके से बेल आप में वो हैप्पी इमोशन डेवलप करती है
क्योंकि वो उसके बारे में सूचना देती है कि अब खाना बन गया है। तो इस तरीके से ये सबसे पहला सिद्धांत है सीखने का। जब माता पिता अपने बच्चों को किसी व्यक्ति के बारे में या परिस्थिति के बारे में कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि जैसे जैक अच्छा लड़का है, जैक में ये क्वालिटीज़ हैं, जैक में वो अच्छी बात है, वो इस तरह से व्यवहार करता है, तो आप में अगर आप जैक से कभी नहीं मिले हैं तो वो आपके लिए एक तटस्थ उद्दीपक है, लेकिन यहाँ पर ये जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं ये उसके साथ बार बार प्रयोग किए जा रहे हैं, तो आपका जो एटीट्यूड डेवलप होगा वो उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये लर्निंग का एक प्रकार है जो ये मानता है कि किसी भी प्रतिक्रिया की या किसी भी कार्य होने की संभावना उसके परिणाम पर निर्भर करती है। अगर आपने कोई काम किया है और उससे आपको पुरस्कार प्राप्त होता है, प्रोत्साहन प्राप्त होता है, तो आप डेफिनेटली उस काम को करेंगे। जैसे अगर आपने कोई फेसबुक पर वीडियो या फ़ोटो शेयर करी और उस पर कई सारे लाइक्स आपको मिल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अब नेक्स्ट आप फ़ोटो ज़रूर और जल्दी शेयर करेंगे, क्योंकि आपको एक एनकरेजमेंट, एक रीइंफोर्समेंट मिल रहा है उन लाइक्स के माध्यम से। उसी तरह से अगर पेरेंट्स की बात को बच्चा दोहराता है या वो जिस तरीके की मनोवृत्ति रखते हैं वैसा ही बच्चा मनोवृत्ति रखता है, तो इससे उनमें एक खुशी पेरेंट्स में उत्पन्न होती है। और जब बच्चा पेरेंट्स को खुश देखता है तो दैट वर्क्स एज अ रीइंफोर्समेंट फॉर द चाइल्ड। सो वो उस तरीके का व्यवहार, वो उस तरीके की मनोवृत्ति अपने अंदर विकसित कर लेता है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जैसा कि इसका शब्द खुद अपने आप को बता रहा है कि जब हम दूसरों को देखकर सीखते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को करते हुए देखते हैं। तो हो सकता है किसी ख़ास तरीके के फैशन ट्रेंड को बच्चा अपने पेरेंट्स में देख रहा हो और उसके प्रति उसकी मनोवृत्ति धनात्मक विकसित होती हो। ग्रुप एफिलिएशन, हम समाज में रहते हैं और विभिन्न समूह का हिस्सा होते हैं और समूह बनाते हैं। हमारा परिवार भी एक समूह है और हमारे दोस्त भी एक समूह हैं। सो इस तरह से जिस समूह का आप हिस्सा होते हैं वो इन ग्रुप सिचुएशन होती है, जो समूह का आप हिस्सा नहीं होते वो आउट ग्रुप सिचुएशन होती है। सो समूह संबंधन, ग्रुप एफिलिएशन से तात्पर्य व्यक्ति का किसी समूह के साथ संबंध कायम करने से होता है। यह निश्चित है कि जब व्यक्ति अपना संबंध किसी खास समूह से जोड़ता है तो उसके मूल्यों, नियमों, मानदंडों, विश्वासों को और तौर तरीके को अपनाता है। जैसे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है तो उसका एक ड्रेस कोड होगा, उसका व्यवहार करने का एक तरीका होगा, उसके व्यवहार के कुछ नियम होंगे और अगर आप उस समूह का हिस्सा हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप व्यवहार करेंगे। तो ये ग्रुप एफिलिएशन खास तौर पर दो समूहों के स्वरूप में हो सकता है। फर्स्ट, प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनके आप मेंबर होते हैं और मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो फेस टू फेस होगा और जो घनिष्ठता होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे परिवार हुए, खिलाड़ियों का समूह हुआ, मित्रों का समूह हुआ, ये कुछ प्राइमरी ग्रुप के उदाहरण हैं। तो हर समूह के अपने कुछ विचार होते हैं। परिवार का एक थॉट प्रोसेस होता है, सभी परिवार के सदस्य लगभग एक ही तरीके से सोचते हैं और सोचने की वजह है सबको लगभग एक ही तरीके की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सबको एक ही तरीके की जीवन शैली मिलती है, तो सबके सोचने का तरीका और सबकी मनोवृत्ति लगभग एक तरीके की होती है। सो आप जिस प्राइमरी ग्रुप से संबंध रखते हैं तो उस प्राइमरी ग्रुप की जो आइडियोलॉजी होगी, उनका जो एटीट्यूड होगा वो आपके एटीट्यूड में ज़रूर परिलक्षित होगा। रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह से तात्पर्य वैसे समूह से होता है जिसके साथ व्यक्ति आत्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, चाहे वह उसका औपचारिक सदस्य हो या न हो। जैसे मैं या आप, हो सकता है कोई व्यक्ति बीजेपी को सपोर्ट करता हो लेकिन उसका एक्टिव मेंबर नहीं हो, उसने उसकी कोई मेंबरशिप नहीं ले रखी हो, या हो सकता है कोई व्यक्ति कांग्रेस को सपोर्ट करता हो, तो अगेन वही चीज़ है, हो सकता है उसने एक्टिव मेंबरशिप नहीं ले रखी हो लेकिन वो उनकी विचारधारा को
और वो समूह जिस तरीके की विचारधारा को सपोर्ट करता है और जिस तरीके की मनोवृत्ति रखता है उसको अपने आप अपना लेता है, क्योंकि वो विचारधारा उसके संदर्भ समूह का हिस्सा है। नेक्स्ट इज कल्चरल फैक्टर्स। अगेन वही बात आती है कि सामाजिक व्यवहार को संस्कृति से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। जिस संस्कृति से व्यक्ति आता है उसका व्यवहार, उसकी मनोवृत्ति उस संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि वो उसमें पला बड़ा होता है और उसको कई तरीके की चीज़ें सिखाई जाती हैं उस संस्कृति का हिस्सा होने की वजह से। तो उसी तरीके से अगर किसी संस्कृति में आक्रामक व्यवहार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो आपकी आक्रामक व्यवहार के प्रति मनोवृत्ति सकारात्मक होगी, और उसका व्यवहारात्मक पक्ष कैसा होगा, हो सकता है आपका व्यवहार भी आक्रामक ज़्यादा हो, क्योंकि आप जिस संस्कृति से आते हैं वहाँ उसे ज़्यादा महत्व दिया गया। पर्सनैलिटी फैक्टर्स, व्यक्तित्व के कारक। व्यक्तित्व हमारा कई तरह के शील गुणों से मिलके बना होता है। शील गुण किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, परिस्थिति के बारे में सोचने और व्यवहार करने या प्रतिक्रिया करने का ये एक स्थायी तरीका होता है। ये शील गुण होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जैसे मेरा शील गुण अगर होगा या किसी का भी शील गुण है हेल्पिंग, वो लोगों की मदद करता है। तो एनजीओज जो हेल्प करते हैं दूसरे लोगों को, उनके प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति अनुकूल होगी, क्योंकि वो आपके पर्सनालिटी ट्रेट से मैच करता है। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप्स। समाज में कई तरीके की रूढ़िकृतियाँ प्रचलित होती हैं। रूढ़िकृतियों से तात्पर्य किसी वर्ग या समुदाय के लोगों के बारे में स्थापित सामान्य प्रत्याशाओं तथा जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण से होता है। कहने का तात्पर्य है अगर व्यक्ति उस समूह का हिस्सा है तो उसमें अमुक गुण होगा। इस तरीके के कई स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस समाज में प्रचलित होते हैं। इनके पीछे कोई खास साइंटिफिक वजह नहीं होती है, लेकिन ये प्रचलित हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल देखें, जनरली कह दिया जाता है, ये एक एग्जाम्पल है, लड़कियों की ड्राइविंग ख़राब होती है। तो अगर आप लड़की हैं और ड्राइव करते हैं तो लोग ये मान लेते हैं कि आपकी ड्राइविंग ख़राब होगी, पर क्या हमेशा ऐसा है? हो सकता है कुछ की ख़राब हो, तो कुछ की तो पुरुषों की भी ख़राब होती है। तो कहने का मतलब है क्योंकि ये रूढ़िकृतियाँ हैं, इसके पीछे कोई आधार नहीं है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं और आप जिस कल्चर से आते हैं वहाँ ये स्टेटमेंट्स आपको मिलते हैं और इन्हीं के आधार पर आप अपनी एक मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं कि भाई अगर लड़की गाड़ी चला रही है तो ख़राब ही चला रही होगी। सो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मनोवृत्ति का विकास किस तरीके से होता है उसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।